2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थाओं व्यवस्थाओं से अलग होने का फैसला किया है। अन्य संबंधित तथ्य। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 में भी पेरिस समझौते से बाहर हो गया था, लेकिन 2021 में फिर से इसमें शामिल हो गया। इसी तरह उसने 2020 में WHO की सदस्यता त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में 2021 में वो इस संगठन में फिर से शामिल हो गया। अमेरिका की ओर से टैरिफ वॉर शुल्क युद्ध भी जारी है। नए अमेरिकी प्रशासन ने देश का व्यापार घाटा कम करने के लिए व्यापार अधिशेष वाले देशों के आयात पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 2023 में अमेरिका का व्यापार घाटा $1.05 ट्रिलियन का था। इसमें 4 देश संगठन चीन, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय संघ लगभग 80% अमेरिकी व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार थे। संरक्षणवादी उपायों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपनाया जा रहा है। इस तरह ये उपाय आर्थिक राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले किए गए संरक्षणवादी उपाय। वैश्विक संस्थाओं से अलग होना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को अमेरिका 2017 में इस संगठन से बाहर निकल गया था, हालांकि 2023 में फिर से शामिल हो गया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP समझौता। अमेरिका 2017 में TPP से बाहर हो गया था। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO के विवाद निपटान निकाय के अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को बाधित करके उसे निष्क्रिय बना दिया है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता NAFTA 2020 में समाप्त हो गया था। इसकी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते USMCA ने ले ली है। संरक्षणवाद प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। संरक्षणवादी नीतियां आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाकर देश के घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों से बचाती हैं। संरक्षणवाद के प्रकार हैं: टैरिफ, आयात पर कर शुल्क लगाना; कोटा, आयात की मात्रा सीमित निर्धारित करना; सब्सिडी, घरेलू उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता देना; लाभ, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अल्पावधि में घरेलू बाजार में राष्ट्रीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाता है। उदाहरण MSMEs को बढ़ावा। नुकसान, तकनीकी प्रगति में बाधा आती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण घरेलू उत्पादकों को नवाचार करने और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। व्यापार संतुलन बनाए रखता है और व्यापार घाटे को कम करता है। उदाहरण आयात के जरिए देश में किसी अन्य देश से सस्ते माल की डंपिंग से सुरक्षा करता है। ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित हो जाता है और उन्हें सामान के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। घरेलू बाजार में वैश्विक कंपनियों का प्रवेश मुश्किल हो जाता है, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। स्थानीय कार्यबल के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। आयातों पर प्रतिबंधों की वजह से देश के नागरिकों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। संसाधनों का अनुचित आवंटन इनोवेशन हेतु उपायों की कमी के कारण उत्पादकता और श्रम की दक्षता कम होती है। न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार एवं उच्च मजदूरी वाले विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान हो जाता है। टैरिफ का अधिक प्रभावी न होना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से परस्पर जुड़े होने के कारण उद्योगों को दीर्घकालिक रूप से नुकसान हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए कदम के संभावित प्रभाव। बहुपक्षवाद, बहुपक्षीय संस्थाओं पर प्रभाव। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो सकती है। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति संप्रभुतावादी विचार बहुपक्षीय संस्थाओं के मानदंड संबंधी अधिकार नॉर्मेटिव अथॉरिटी को तेजी से कमजोर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति संप्रभुतावादी विचार ये मानता है कि बहुपक्षीय संधियां किसी देश की संप्रभुता को सीमित करती हैं। वैश्विक अनुसंधान के लिए खतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO महामारी समझौते और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन पर वार्ता रोक दी है। इससे रोगों और टीका विकास पर कई महत्वपूर्ण वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रमों की सफलता खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही रोगों पर वैश्विक सूचना डेटाबेस से अमेरिका बाहर हो जाएगा। इससे महामारियों या अन्य रोगों के प्रकोप से निपटने में समस्या उत्पन्न होगी। वित्त पोषण। संयुक्त राज्य अमेरिका कई वैश्विक संस्थाओं को वित्त पोषण में सबसे ज्यादा योगदान देता है। अमेरिकी फंड रुकने से विकास और आपातकालीन कार्य प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका शुरू से ही WHO में सबसे अधिक अंशदान करता रहा है। 2022-2023 में WHO के कुल राजस्व का 15.6% अमेरिकी अंशदान से आया था। पर्यावरण पर प्रभाव। US इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान को समाप्त कर दिया गया है।
इसकी स्थापना विकासशील देशों को उनकी जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के माध्यम से धन जुटाने के लिए की गई थी। यह निर्णय साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व सीबीडीआर के सिद्धांत के खिलाफ है। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला। टैरिफ में वृद्धि और आयात को सीमित करने वाली अमेरिका फर्स्ट व्यापार नीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है। इससे व्यापार में अनिश्चितता बढ़ेगी, निवेशकों का विश्वास कम होगा और डब्ल्यूटीओ के नियमों की अवहेलना को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक सहायता। पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण वैश्विक सहायता के कई देश निष्पक्ष व्यवस्था और न्याय प्राप्ति के लिए बहुपक्षीय संस्थानों पर निर्भर हैं। जाहिर है इन देशों में विकास प्रभावित होगा। तंजानिया में यूएसआईडी द्वारा वित्तपोषित जलवायु अनुकूल कृषि परियोजनाएं फंड में कटौती के कारण प्रभावित हुई हैं। इससे वहां कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर असर पड़ा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। व्यापार में बढ़ोतरी। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव की वजह से विश्व के निवेशक भारत में अपनी विनिर्माण गतिविधियां स्थापित कर सकते हैं। इन गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स आदि शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी एंटिटी लिस्ट से 3 भारतीय संगठनों को हटा दिया है। एंटिटी लिस्ट में शामिल कंपनियों पर कई तरह के निर्यात प्रतिबंध होते हैं और कुछ वस्तुओं के व्यापार के लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। हिंद प्रशांत। अपनी एशिया की धुरी पिवॉट टू एशिया रणनीति के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना है। उदाहरण के लिए क्वाड, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, IMEC, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF जैसी पहलें शुरू की गई हैं। प्रौद्योगिकी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET और असैन्य परमाणु ऊर्जा साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से ज्ञान साझा करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव। व्यापार प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। भारतीय निर्यातकों को अन्य देशों के बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के उच्च टैरिफ के कारण चीनी निर्यात बढ़कर अन्य देशों के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत को वस्त्र परिधान निर्यात में दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की सस्ती वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत से आयात पर उच्च शुल्क। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की है तथा अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर उच्च टैरिफ लगाने, जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैरिफ का मुद्दा उठाया है। अमेरिका भारत से स्टील, ऑटोमोबाइल जैसे आयातों पर उच्च टैरिफ लगा सकता है। संयुक्त अमेरिका का भारत के साथ लगभग $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा है। आव्रजन नीतियां, इमिग्रेशन पॉलिसीज, H-1B वीजा को सीमित करना, जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध जैसी सख्त आव्रजन नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय तकनीकी कर्मचारियों और प्रवासियों के आगमन को प्रभावित कर सकती हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष 70% H-1B वीजा भारतीयों को प्राप्त होती है। अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन। बाय अमेरिकन नीति की वजह से अमेरिकी बाजार में अवसर कम हो जाएंगे। इससे भारत से निर्यात प्रभावित होगा। जाहिर है इससे मेक इन इंडिया पहल, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन, PLI योजना आदि पर भी असर पड़ सकता है। निष्कर्ष। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए देशों को वित्तीय मामलों को फिर से व्यवस्थित करने और नए समूहों की जटिलताओं से निपटने में भारत की क्षमता बढ़ेगी। भारत को नीति द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करने, अधिक निर्यात बाजारों के अवसर खोजने और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत की भू आर्थिक, जियो इकोनॉमिक सफलता तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। 2.2 लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद, मिनीलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साइबर अपराध संधि को अपनाया गया। साइबर अपराध संधि को अपनाना न केवल कमजोर साइबर गवर्नेंस प्रणाली से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये बहुपक्षवाद के लिए भी एक बड़ी जीत है। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि और बहुपक्षवाद का पुनरुत्थान। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रवाद का उदय, लोकलुभावनवाद, आर्थिक असमानताएं और वैश्विक महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसे कारक वैश्विक उदारवादी व्यवस्था और बहुपक्षवाद के पतन का कारण बन रहे हैं।
साथ ही इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, साइबर अपराध में वृद्धि, उदार संस्थाओं की अक्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की कमी के कारण बहुपक्षवाद और अधिक कमजोर हुआ है। उपर्युक्त कारकों के कारण अल्पकालिक रणनीतिक गठबंधनों और मिनीलैटरल्स का उदय हुआ है। इनमें आपसी हितों के अनुरूप लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने वाले राष्ट्रों के छोटे समूह शामिल हैं। अलग अलग राष्ट्रों के अपने हितों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि को अपनाने की प्रक्रिया बहुपक्षवाद की एक बड़ी जीत है। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि वैश्विक और साइबर अपराध की परस्पर जुड़ी हुई प्रकृति से निपटने के सामूहिक प्रयासों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बहुपक्षवाद और लघुपक्षवाद के बारे में। बहुपक्षवाद, इसे द्विपक्षवाद बायलैटरलिज्म एवं एक पक्षवाद यूनिलैटरलिज्म के विपरीत परिभाषित किया जाता है। बहुपक्षवाद के अंतर्गत 3 या अधिक राष्ट्र किसी साझा प्रणाली के नियमों और मूल्यों के आधार पर समान मुद्दे पर आपस में सहयोग करते हैं। उदाहरण, अधिकांश बहुपक्षीय संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आईं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, नेटो आदि। लघुपक्षवाद, यह एक अनौपचारिक, लचीला और स्वैच्छिक फ्रेमवर्क है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप हितों, साझा मूल्यों या प्राथमिकताओं को शामिल किया जाता है। यह देशों को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर पूर्ण सहमति के बिना भी आपसी सहयोग का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण, यह कोई नया विचार नहीं है। यह 1945 से वैश्विक शासन में सह अस्तित्व में रहा है। यह प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच द्विपक्षीय रूप से अपनाया गया और बाद में बहुपक्षीय संस्थाओं के गठन का कारण बना। उदाहरण के लिए, GATT की शुरुआत प्रमुख शक्तियों के बीच मिनीलेटरल वार्ता के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अन्य देशों को जोड़कर बहुपक्षीय बनाया गया। लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद के बीच तुलना। पैरामीटर। लघुपक्षवाद। बहुपक्षवाद। शामिल पक्षकार, कम पक्षकार या देश, आमतौर पर 3 या 4। अनेक देशों के बीच सहयोग। औपचारिकता, तदर्थ या अस्थायी व्यवस्था, शीघ्र परिणाम और प्रतिबद्धताएं। औपचारिक संस्थागत तथा नियमों और मानकों का पालन। लक्ष्य, किसी विशिष्ट खतरे, आपात स्थिति या सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए पहल। व्यापक वैश्विक मुद्दों से निपटना। सहभागिता का स्तर, केवल महत्वपूर्ण सदस्यों को शामिल करना। व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण। उदाहरण, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP, जो कि एशिया प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह एक लघुपक्षीय फ्रेमवर्क का सटीक उदाहरण है। अन्य, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क क्वाड आदि। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन के लिए एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क है। अन्य, संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियां, विश्व बैंक, IMF आदि। लघुपक्षवाद की ओर झुकाव के लिए उत्तरदायी कारक। बढ़ती बहुध्रुवीयता, शक्ति के कई केंद्रों के उदय, जैसे चीन और रूस का उभार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं को चुनौती दी है। रणनीतिक गठबंधन बनाम वैश्विक सहयोग। रणनीतिक गठबंधन समान विचारधारा वाले देशों के बीच विशिष्ट मुद्दों पर साझेदारी स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, क्वाड, भारत जापान अमेरिका त्रिपक्षीय समन्वय आदि हिंद प्रशांत जैसे क्षेत्रों में दिखते हैं। आसान विनियमन, बेसल समिति और वित्तीय स्थिरता बोर्ड जैसे लघुपक्षीय संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले अनौपचारिक तंत्र, बॉटम अप अप्रोच, लचीलापन और सरल नियमों जैसे लाभ प्रदान करते हैं। निर्णय निर्माण, औपचारिक संस्थागत संरचना, अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही और विविध विचारधारा वाले सदस्य युक्त बड़े संगठन अक्सर निर्णय लेने में देरी करते हैं। लघुपक्षीय प्रणाली के त्वरित और अनुकूलनीय दृष्टिकोण ने भविष्य के लिए साझेदारी को तेजी से विकसित किया, जिसने I2U2 भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका बनाने में मदद की। सुधारों में ठहराव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रदर्शित नहीं करती है। WTO के दोहा दौर में ठहराव जैसी स्थितियां इसका उदाहरण हैं। बहुपक्षवाद की कार्यकुशलता। हाल में ये देखा गया है कि कई बहुपक्षीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही हैं। हाल ही में संपन्न UNFCCC के COP29 में जलवायु वित्त और जलवायु न्याय के मुद्दे चर्चा के विषय रहे। लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद के सह अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है? लघुपक्षवाद से ही आगे बहुपक्षवाद का उदय होना, ये मौजूदा बहुपक्षवाद को अप्रभावित रखकर उसकी कमियों को दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए, लघुपक्षवाद की शक्ति समय पर ठोस परिणाम प्राप्त करने की क्षमता में निहित है। इस कारण से यह बहुपक्षीय स्तर पर संवाद को क्रियान्वित करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। वार्ताओं को सुगम बनाना।
लघुपक्षवाद प्रमुख भागीदारों के बीच राजनीतिक संवाद का आधार तैयार करता है और प्रमुख भागीदारों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देता है। इसलिए प्रमुख मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर उठाने से पहले यहां पर उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ (ईयू) और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन ASEAN जैसे क्षेत्रीय समूह पहले अनौपचारिक सहमति बना सकते हैं, जिससे औपचारिक सहमति की संभावना काफी बढ़ जाती है। बहुपक्षीय वार्ताओं की गति तेज करना। उदाहरण के लिए, 2015 की पेरिस वार्ताओं को तब महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला जब विश्व के अग्रणी दो उत्सर्जक देशों अमेरिका और चीन ने उत्सर्जन में कमी के समझौते को अंतिम रूप दिया। कमियों या अंतराल को कम करना। बहुपक्षीय संस्थाओं में लंबे समय से सुधार की मांग उठ रही है, जबकि लघुपक्षीय संस्थाएं शक्ति असंतुलन से प्रभावित हो सकती हैं और कई परस्पर विरोधी समझौतों को जन्म दे सकती हैं। समाधान। लघुपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटना। जलवायु परिवर्तन एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बेहतर सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता होती है। नियम आधारित फ्रेमवर्क। बहुपक्षीय संगठन कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों पर आम सहमति प्रदान करने में मदद करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि UNCLOS के साथ ही बहुपक्षीय संगठन लघुपक्षीय समूहों के बीच सहयोग के लिए एक नियम आधारित फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। हालांकि लघुपक्षवाद मिनिलेटरलिज्म पूरी तरह से बहुपक्षवाद का विकल्प नहीं बन सकता, लेकिन यह रणनीति, विश्वास निर्माण और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर सकता है। साथ ही यह बहुपक्षीय संगठनों के कार्यान्वयन में सहायक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में लघुपक्षीय मंच ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नवोन्मेषी समाधान विकसित करने के साथ साथ उपराष्ट्रीय और गैर सरकारी अभिनेताओं के साथ संवाद के लिए एक समावेशी मंच उपलब्ध करा सकते हैं। 2.3 जलवायु वार्ताओं में संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित UNFCCC के COP29 में जलवायु वित्त को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए। इस दौरान वैश्विक साझा चुनौतियों के समाधान में बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए। जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने में संस्थाओं की भूमिका, वैधता और विश्वसनीयता। बहुपक्षीय संस्थाएं सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क, लगभग सभी देशों की सदस्यता, विश्वास निर्माण उपायों और बाध्यकारी दायित्वों के जरिए जलवायु वार्ता को वैधता प्रदान करती हैं। विश्वास का निर्माण। बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए संस्थागत ढांचे पारदर्शिता, सुनियोजित वार्ता और वैचारिक संतुलन के माध्यम से राष्ट्रों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरणीय अपराधों का समाधान करना। संस्थाएं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान देने वाले पर्यावरणीय अपराधों, जैसे वनों की अवैध कटाई, अनियमित तरीके से कोयला जलाना, जैव संसाधनों का अनियंत्रित दोहन आदि पर अंकुश लगाने में मदद कर सकती हैं। ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन शमन कार्यवाहियों का समर्थन करना। संस्थाएं अपने नियमों, औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन शमन संबंधी कार्यवाहियों को लागू करने, बनाए रखने और इसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन। इसे अत्यधिक कठोर मानकों से बचते हुए कार्यान्वयन में विवेकाधिकार प्रदान करके और जरूरी हितों को प्रोत्साहित करके हासिल किया जाता है। जलवायु न्याय को बढ़ावा देना। ये संस्थाएं सबसे कमजोर और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को अपना पक्ष या शिकायतें सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। बहुपक्षीय जलवायु वार्ता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियां। UNFCCC की सीमाएं। पेरिस समझौते और इसकी नियम पुस्तिका के तहत सभी देश अब जलवायु प्रभावों को कम करने, अनुकूलन करने और उनकी लागत का भुगतान करने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हैं। इससे UNFCCC केवल सूचना एकत्र करने, समन्वय करने और प्रसारित करने का एक मंच मात्र बनकर रह गया है। जलवायु न्याय का अनसुलझा मुद्दा। UNFCCC जलवायु वित्त पर विकसित देशों से विकासशील देशों को समन्वित वित्तीय आश्वासन प्रदान करने में असफल रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को मान्यता देना। बड़े पैमाने पर उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी अमेरिका जैसे प्रमुख देश जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को मान्यता नहीं देते हैं। यह तथ्य हाल ही में पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने से स्पष्ट होता है। बढ़ता उत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो और पेरिस जैसे महत्वपूर्ण समझौतों के बावजूद UNFCCC के परिणाम सीमित रहे हैं, जबकि उत्सर्जन स्तर बढ़ गए हैं। जलवायु वार्ता के लिए प्रभावी संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में आगे की राह। लघुपक्षवाद की भूमिका। एक बहुस्तरीय एवं बहुस्तरीय शासन प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें छोटे व हित आधारित गठबंधन शामिल हों। ये बड़ी बहुपक्षीय वार्ताओं की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है।
ओ उदाहरण क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम CVF और G20 क्लाइमेट एंड एनर्जी फ्रेमवर्क। समावेशी बहुपक्षवाद जलवायु संस्थाओं में युवाओं, महिलाओं, स्वदेशी समुदायों एवं नागरिक समाज सहित विविध हितधारकों को शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से जलवायु कार्रवाई के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकता है। ज्ञान से संबंधित संस्थाओं को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जैसे संगठन बेहतर निर्णय लेने के लिए नीतिगत ढांचे में वैज्ञानिक अनुसंधान को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य आधारित सहयोग को बढ़ावा देना निष्पक्ष और प्रभावी जलवायु नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को समानता, पारदर्शिता, समावेशिता और गैर भेदभाव जैसे आधारभूत मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। जलवायु वित्त तंत्र को मजबूत करना जलवायु वित्त हेतु एक स्पष्ट और प्रभावी ढांचा आवश्यक है, जिसमें विश्वास का निर्माण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हानि और क्षति मुआवजा अवश्य शामिल हो। नोट: UNFCCC COP29 के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1 देखें। 2.4 विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। इससे अमेरिका की ओर से WHO को प्राप्त होने वाले सभी तरह के फंड, सहायता या संस्थानों के हस्तांतरण पर रोक लग गई है। WHO में अमेरिका संस्थापक सदस्य WHO की स्थापना 1948 में हुई थी तथा अमेरिका WHO के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तब से अमेरिका WHO के कार्यों को आकार देने और इसके विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में भाग लेता रहा है। इससे पहले सदस्यता छोड़ना अमेरिका इससे पहले 2020 में निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए खुद को WHO से अलग कर लिया था: कोविड-19 महामारी एवं अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से ठीक से निपटना, तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में विफलता और सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहने में WHO की असमर्थता। जलवायु न्याय का अनसुलझा मुद्दा अमेरिका से फंडिंग अमेरिका WHO के द्विवार्षिक बजट का सबसे बड़ा स्रोत है, जो 2025 में समाप्त हो रहा है। इसके तहत WHO के लगभग $6.5 बिलियन के कुल बजट में से करीब 15%, लगभग $958 मिलियन की धनराशि अमेरिका से मिलने की उम्मीद है। WHO के बारे में UN एजेंसी WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के प्रति विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना है। उत्पत्ति 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया। बाद में ये 1948 में लागू हुआ। प्रमुख कार्य WHO स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करता है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, बीमारियों की रोकथाम करता है एवं स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाओं का विस्तार करता है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य क्षेत्र में गरीब देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह उन्हें टीकों, दवाओं की आपूर्ति और रोगों का उपचार उपलब्ध कराने में मदद करता है तथा मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर सहित गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। सदस्यता 194 सदस्य देशों को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र हैं: अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश WHO के संविधान को स्वीकार करके इसका सदस्य बन सकते हैं। अन्य देशों को सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उनके आवेदन को विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है। फंडिंग सबसे ज्यादा फंडिंग 2020-23 अमेरिका, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से प्राप्त होती है। फंडिंग के 2 मुख्य स्रोत हैं। निर्धारित योगदान AC सदस्य देश अपने निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं, जो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का कुछ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित होता है। सदस्य देश विश्व स्वास्थ्य सभा में हर 2 वर्ष में इन्हें अनुमोदित करते हैं तथा ये कुल बजट का 20% से भी कम राशि को कवर करते हैं। स्वैच्छिक योगदान VC यह मुख्य रूप से सदस्य देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना विश्व स्वास्थ्य सभा WHA यह WHO में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। WHA का आयोजन प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता है।
इसका मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के बजट की समीक्षा करना और उसे मंजूरी देना है। ओ कार्यकारी बोर्ड ये WHA के निर्णयों को नीतियों का रूप देता है। इसका नेतृत्व WHO का महानिदेशक करता है। महानिदेशक की नियुक्ति WHA द्वारा कार्यकारी बोर्ड के नामांकन के आधार पर की जाती है। WHO मुख्यालय WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके 150 देशों में कार्यालय होने के साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। WHO का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानूनों को विनियमित करना। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों IHR को आधार दिया है, जो WHO के सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC इस WHO के कार्यक्रम, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच तथा लोगों के लिए स्थायी वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हैं। WHO की ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों में लाखों रोगियों की उच्च गुणवत्ता वाली TB रोधी दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। वर्तमान में विश्व के कम से कम आधे लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला व्यय हर वर्ष करीब 100 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेल देता है। स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटना। ये स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने, उनका पता लगाने, उनका मुकाबला करने और उनसे उबरने में देशों को सहायता प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित करता है। रोगों का उन्मूलन। WHO ने चेचक के उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई एवं पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया। इसके अलावा WHO ने भारत सहित 7 देशों में कुछ रोग जैसे ट्रेकोमा जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को समाप्त कर दिया। WHO की कमियां। बड़े पैमाने वाले रोगों के प्रति अपर्याप्त समन्वित प्रतिक्रिया। कुछ लोग 2014 के इबोला प्रकोप को PHEIC घोषित करने में देरी करने के लिए WHO की आलोचना करते हैं। वहीं अन्य लोग 2009 के स्वाइन फ्लू के प्रति इसकी प्रतिक्रिया को असंगत बताते हैं, क्योंकि तब स्वाइन फ्लू का प्रकोप हल्का था। राजनीतिक दबाव। ऐसा माना जाता है कि WHO पर विश्व के कुछ देशों, विशेष रूप से चीन और अमेरिका का अनुचित राजनीतिक दबाव है। उदाहरण के लिए, WHO ने चीनी की खपत कम करने के लिए शीतल पेय पदार्थों पर कर लगाने का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप WHO को पेय उद्योग और अमेरिकी सरकार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। जटिल संगठनात्मक संरचना। एक से अधिक विभागों के कारण ओवरलैपिंग, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्त व्यापक स्वायत्तता, कामकाज की कठोर प्रक्रियाएं आदि निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और प्रभावी कानूनी शक्तियों का अभाव। इस वजह से WHO सहयोग करने में अनिच्छुक या असमर्थ देशों को प्रभावित नहीं कर पाता। साथ ही WHO को शक्तिशाली गैर सरकारी संस्थाओं से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हितों का टकराव। WHO पर यह आरोप लगता है कि उसके निर्णय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों से प्रभावित होते हैं। WHO में सुधार। ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा 2017। WHO का ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा 2017 वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने का एक व्यापक प्रयास है। इस एजेंडा का प्राथमिक उद्देश्य WHO को 21वीं सदी की स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना है। यह WHO को एक मजबूत और अधिक प्रतिक्रियाशील संगठन बनाने पर केंद्रित है, जो दुनिया भर के देशों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। 3 स्तरीय संचालन मॉडल। इसके तहत WHO के किसी देश में स्थित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय शामिल हैं, जो 1 WHO के रूप में कार्य करते हैं। WHO में चीफ साइंटिस्ट के नए कार्यकारी स्तर के पद का सृजन किया गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रीय केंद्रों पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए WHO ने यूनिसेफ की नीति के समान अपने कर्मचारियों को विश्व भर में अलग अलग पदों पर भेजने की शुरुआत की है। सतत वित्तपोषण। WHO ने अपनी नई रणनीति के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करने हेतु 2024 में अपना पहला निवेश दौर शुरू किया। WHO ने अपने बजटीय, कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए एगाइल मेंबर स्टेट टास्क ग्रुप की स्थापना की है। WHO रिजल्ट्स फ्रेमवर्क। यह आउटपुट स्कोरकार्ड और प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके देशों के स्तर पर प्रगति को ट्रैक करता है। आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स। समर्पित परिवहन और लॉजिस्टिक्स केंद्र चिकित्सा सामग्रियों के प्रभावी और सुव्यवस्थित वितरण को सुनिश्चित करते हैं। साझेदारी। WHO, सिविल सोसाइटी कमीशन, WHO फाउंडेशन तथा गावी और CEPI जैसे संगठनों के साथ साझेदारी करता है। घटना प्रबंधन प्रणाली।
यह आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा टीमों की तैनाती तथा जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करती है। 2.5 सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी IWT। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि IWT के तहत जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। तटस्थ विशेषज्ञ ने यह स्पष्ट किया है कि वो इन परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद मतभेदों का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह निर्णय भारत के उस रुख को मजबूत करता है जिसमें भारत ने हमेशा से तटस्थ विशेषज्ञ के अधिकारों का समर्थन किया है। अन्य संबंधित तथ्य। विवाद की शुरुआत 2015 में पाकिस्तान द्वारा की गई, जिसके बाद विश्व बैंक ने दोहरी विवाद समाधान प्रक्रिया अपनाई। इसके तहत भारत के अनुरोध पर तटस्थ विशेषज्ञ न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया गया, जबकि पाकिस्तान के अनुरोध पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय को भी मामले में शामिल किया गया। इन विवादित जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं झेलम नदी पर 330 मेगावाट की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना 2018 में उद्घाटन तथा चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना निर्माणाधीन। भले ही ये रन ऑफ रिवर परियोजनाएं हैं, फिर भी पाकिस्तान का दावा है कि इससे उसकी कृषि भूमि को मिलने वाले जल प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सिंधु जल संधि IWT के बारे में। उत्पत्ति। इस संधि पर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जल उपयोग अधिकार। पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज - इन नदियों का पूरा पानी भारत के लिए आरक्षित है। भारत इनका बिना किसी रोक टोक के उपयोग कर सकता है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब - इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि भारत को विशिष्ट गैर उपभोग उद्देश्यों के लिए कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है, जैसे नौवहन, लकड़ी आदि का परिवहन, बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण, मछली पकड़ने या मछली पालन से संबंधित गतिविधियां इत्यादि। इसके अलावा भारत के पास निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इन नदियों के जल का उपयोग करने की भी अनुमति है। घरेलू उपयोग, गैर उपभोग उपयोग नॉन कंजम्पटिव यूज, कृषि उपयोग, जल विद्युत का उत्पादन। इस संधि से सिंधु नदी प्रणाली का लगभग 30% जल भारत को और 70% जल पाकिस्तान को मिलता है। IWT का कार्यान्वयन। संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर नियमित संवाद करने के लिए दोनों देशों द्वारा स्थायी सिंधु जल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। विवाद समाधान तंत्र। त्रिस्तरीय श्रेणीबद्ध तंत्र। अस्थायी सिंधु आयोग PIC। यदि संधि की व्याख्या या इसके उल्लंघन से संबंधित कोई संदेह या विवाद हो तो इसे हल करने की पहली जिम्मेदारी PIC की होती है। तटस्थ विशेषज्ञ। यदि PIC में किसी तकनीकी विवाद पर सहमति नहीं बन पाती है, तब मामला तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति विश्व बैंक या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। मध्यस्थता न्यायालय। यदि विवाद का समाधान नीचे के स्तर पर नहीं होता है, तब 7 सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय मामले पर अंतिम कानूनी निर्णय देता है। IWT से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का विरोध। पाकिस्तान अक्सर किशनगंगा, झेलम नदी और रतले चिनाब नदी जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता है। पाकिस्तान का तर्क है कि ये परियोजनाएं संधि में तय तकनीकी मानकों का पालन नहीं करती हैं। पर्यावरणीय चिंताएं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह में बदलाव आ सकता है। भारत की बढ़ती जरूरतें। जनसंख्या वृद्धि और कृषि विस्तार के कारण भारत को सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए अधिक पानी की जरूरत है। इस कारण से भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जल अधिकारों की पुनः समीक्षा की मांग करता है। सुरक्षा और राजनीतिक दबाव। रणनीतिक उपयोग। मौजूदा दौर में जल को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए भारत का ये कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस बात से संकेत मिलता है कि भविष्य में जल को भू राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा सकता है। आतंकवाद संबंधी चिंताएं। भारत ने सीमा पार आतंकवाद और सिंधु जल संधि को जोड़कर देखा है। खासकर 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने संकेत दिया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने से संधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आगे की राह। एकीकृत जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन। दोनों देश एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण अपना सकते हैं। साथ ही संतुलित जल उपयोग,
संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंधु नदी प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का संयुक्त अध्ययन शुरू कर सकते हैं। आधुनिकीकरण और पुनर्वृत्ति, नई तकनीकों और बदलते जल उपयोग की मांगों को ध्यान में रखते हुए संधि में सुधार किया जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के सिद्धांतों जैसे कि न्याय संगत और उचित उपयोग ERU और नो हार्म रूल NHR को शामिल किया जा सकता है। नो हार्म रूल ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इसके तहत प्रत्येक देश को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी गतिविधि से अन्य देशों को पर्यावरणीय क्षति न हो। पारदर्शिता और डेटा साझाकरण, रियल टाइम सैटेलाइट आधारित निगरानी और संयुक्त डेटा साझाकरण तंत्र से जल प्रवाह, बांध संचालन और बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। सीमा पार जल बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, हेलसिंकी नियम 1966। यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली नदियों और उनसे जुड़े भूजल के उपयोग को नियंत्रित करता है। इसमें विवादों को वार्ता, मध्यस्थता, न्यायाधिकरण या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से हल करने के सिद्धांत शामिल हैं। हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 यह सीमा पार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत सभी सदस्य देशों को सावधानी सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लागू करने की आवश्यकता होती है। UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्स 1997। इसे UN वाटरकोर्स कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक लचीला और व्यापक वैश्विक कानूनी ढांचा है जो सीमा पार जल स्रोतों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के लिए बुनियादी मानक और नियम तय करता है। इसने दो प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए हैं: न्यायसंगत और उचित उपयोग, और पड़ोसियों को अत्यधिक नुकसान न पहुंचाने का दायित्व। 2.6 ऑकस AUKUS। सुर्खियों में क्यों? ऑक्स AUKUS के गठन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सिक्योरिटी और डिफेंस साझेदारी है। AUKUS के बारे में उत्पत्ति: इसे सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिक्षेत्रीय स्ट्रैटेजिक डिफेंस गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। उद्देश्य: हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तीनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना। इसके 2 प्रमुख पिलर स्तंभ हैं। पिलर 1 ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक रूप से साझा परमाणु संचालित पनडुब्बियां SSNS हासिल करने में सहायता देना। इससे ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां देश बन जाएगा जो परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन करेगा। इससे पहले यह क्षमता केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और रूस के पास थी। पिलर 2 इसके अंतर्गत खुफिया जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सिक्योरिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, अंडरसी टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। AUKUS का महत्व। रणनीतिक: AUKUS ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता को मजबूत करने और 2040 तक रक्षा उद्योग को बढ़ाने में मदद करेगा। यह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति से मेल खाता है। हिंद प्रशांत में क्वाड का पूरक: भारत क्वाड को प्राथमिक रूप से सुरक्षा गठबंधन के रूप में नहीं देखता है। यह AUKUS इस कमी को पूरा कर सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मजबूत कर सकता है। चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: AUKUS का दूसरा पिलर उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व स्थापित करने पर केंद्रित है, जिससे चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन: AUKUS को लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इसे एक वैध सुरक्षा समूह के रूप में स्वीकार्यता दिलाता है। उदाहरण के लिए, जापान ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए विशेष रूप से दूसरे पिलर में शामिल होने में रुचि दिखाई है। AUKUS से जुड़ी चिंताएं। भू राजनीतिक चिंताएं: इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में संभावित हथियारों की दौड़ और परमाणु प्रसार के बारे में चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा AUKUS के पक्ष में फ्रांस के साथ एक पनडुब्बी सौदे को अचानक रद्द करने से फ्रांस और AUKUS सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध पैदा हो गए। क्वाड की रणनीतिक भूमिका का कमजोर होना: AUKUS के केंद्र में आने से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के महत्व में कमी आ सकती है। गौरतलब है कि क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
परमाणु प्रसार का जोखिम। AUKUS के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्राप्त होंगी। यह परमाणु अप्रसार संधि (ONPT) के तहत स्थापित मानदंडों को कमजोर कर सकता है। चिंता व्यक्त की गई है कि यह व्यवस्था अन्य देशों को समान सुरक्षा औचित्य के तहत परमाणु संचालित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। निष्कर्ष, भारत के लिए AUKUS चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है, जिसमें एक संतुलित रणनीति अपनाना आवश्यक हो जाता है। यह रणनीति रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय साझेदारियों को गहरा करने पर केंद्रित होगी। भारत क्वाड का 2.7 क्वाड समूह, क्वाड ग्रुपिंग। सुर्खियों में क्यों? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वाड के बारे में, इसे 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA। प्रकृति, यह एक अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी आधारित समूह है। साथ ही ये समुद्री संसाधनों और कनेक्टिविटी वाले मार्गों का लोकतांत्रिक उपयोग सुनिश्चित करने वाला एक गठबंधन है। उद्देश्य, ये ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता है जो समृद्ध और मजबूत हो। इस संगठन के अंतर्गत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सकारात्मक और स्थायी प्रभाव रखने वाले विश्व के 4 लोकतांत्रिक देश वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। विजन, वर्ष 2023 में एक विजन स्टेटमेंट लॉन्च किया गया जो इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी साझेदारियों पर केंद्रित है। कार्य, क्वाड के व्यावहारिक कार्यों को निम्नलिखित 6 कार्य क्षेत्रों पर 6 लीड्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। जलवायु, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, आधारभूत अवसंरचना और अंतरिक्ष। प्रमुख शिखर सम्मेलन, वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठकें। ग्लोबल फुटप्रिंट, ये संगठन दुनिया की 24% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 35% है। वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 18% है। 2.7 क्वाड समूह। भारत के लिए क्वाड का महत्व। सामरिक प्रतिसंतुलन, यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भारत की मदद करता है। समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है तथा UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बनाए रखने में मदद करता है। आर्थिक सहयोग, अवसंरचना, व्यापार संबंधी मानकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करता है। स्वास्थ्य और मानवीय सहायता, कोविड-19 टीकों के वितरण और आपदा राहत प्रयासों में अहम योगदान रहा है। क्वाड का बदलता स्वरूप, सैन्य से आर्थिक गठबंधन तक। भले ही क्वाड कोई औपचारिक सैन्य समूह नहीं है, लेकिन यह एक सैन्य केंद्रित समूह से आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देने वाले एक व्यापक गठबंधन में बदल गया है, जो वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के अनुरूप सामंजस्य बैठा रहा है। सहयोग के क्षेत्र, मिलिट्री पर फोकस। प्रारंभिक चरण, क्वाड पार्टनर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, समुद्री डोमेन जागरूकता में वृद्धि करने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करने के लिए पूरे क्षेत्र में भागीदार देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में की गई कुछ प्रमुख पहलों में वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास और 2+2 वार्ता भारत अमेरिका शामिल हैं, जो रक्षा मंत्रियों को मजबूत करती हैं। क्वाड एक्ट को मजबूत करना। 2024 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित यह विधेयक अमेरिकी विदेश विभाग को क्वाड समूह के साथ जुड़ाव और सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाने का निर्देश देता है। यह सदस्य देशों के बीच सहयोग को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह स्थापित करने का भी प्रयास करता है। आर्थिक विस्तार। हालिया चरण, कोविड-19 के बाद क्वाड की अधिकांश पहलें आर्थिक और सतत विकास पर अधिक केंद्रित रही हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वैक्सीन घोषणापत्र, अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण क्वाड बैठक की मेजबानी की। स्वास्थ्य सुरक्षा, महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी और क्वाड कैंसर मूनशॉट की शुरुआत की गई है। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, साझा एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया को बढ़ाना। गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, बेहतर बंदरगाह अवसंरचना के विकास का समर्थन करने के लिए क्वाड पार्टनर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहल शुरू की गई है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए ओपन रैन का इस्तेमाल और क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क क्विन को बढ़ावा देना। स्वच्छ ऊर्जा, लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करना। क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज QCHAMP, इसके जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा,
डिजिटल सुरक्षा के लिए समुद्र के नीचे दूरसंचार केबलों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाना। अंतरिक्ष सहयोग, जलवायु और आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष डेटा को क्वाड देशों के साथ साझा करना। आतंकवाद से मुकाबला, फर्स्ट काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप CTWG 2023, CUAS और CBRN खतरों का समाधान करना। क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां। संस्थागत ढांचे का अभाव। क्वाड में नेटो जैसी औपचारिक संरचना का अभाव है और ये अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से काम करता है। इससे संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। मिशन स्पष्टता का अभाव। 4 सदस्य देशों की विभिन्न चिंताएं, राजनीतिक प्राथमिकताएं और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। इससे उनके बीच असंतुलन पैदा होता है और कुछ सदस्य देशों पर अधिक जिम्मेदारी आ जाती है। परस्पर विरोधी साझेदारियां। रूस और SCO के साथ भारत के संबंध क्वाड के रणनीतिक उद्देश्यों के विपरीत हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की चीन पर आर्थिक निर्भरता उसे दबाव के प्रति संवेदनशील बना सकती है। सुरक्षा, समुद्री रक्षा और सूचनाओं को साझा करने पर क्वाड के फोकस ने इसके एशियाई नाटो बनने की अटकलों को भी हवा दी है। चीन के संदर्भ में अलग अलग रणनीतियां। जापान और ऑस्ट्रेलिया व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हैं, लेकिन चीन की सैन्य मुखरता का विरोध करते हैं। साथ ही भारत की चीन के साथ सीधी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वह चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव जारी रखता है। भारत की अपनी विशिष्ट चिंताएं। राजनीतिक तनाव। क्वाड के साथ संबंधों को मजबूत करने से ईरान, अमेरिका का दुश्मन और म्यांमार चीन का सहयोगी जैसे प्रमुख साझेदारों से दूरी बन सकती है। अलग अलग इंडो पैसिफिक विजन। भारत हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अन्य सदस्य प्रशांत महासागर क्षेत्र पर जोर देते हैं। क्वाड को मजबूत करने के लिए आगे की राह। एक स्पष्ट इंडो पैसिफिक रणनीति को परिभाषित करना। आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों में एकरूपता लाने के लिए क्वाड को एक अच्छी तरह से परिभाषित इंडो पैसिफिक रणनीति तैयार करनी चाहिए। इससे छोटे देशों को क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी भूमिका के बारे में आश्वस्त किया जा सकेगा। सदस्यता का विस्तार करना। भारत को इंडो पैसिफिक सिंगापुर जैसे देशों के समूह में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। क्वाड में अधिक देशों को शामिल करके क्षेत्रीय विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। भारत की समुद्री रणनीति को मजबूत करना। भारत को एक मजबूत इंडो पैसिफिक समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता है। इससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा। साथ ही सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों को एकीकृत करना चाहिए तथा रणनीतिक साझेदारियों को शामिल करना चाहिए। 2.8 भारत अफगानिस्तान संबंधों में बदलाव। शिफ्ट इन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक दुबई में संपन्न हुई। अन्य संबंधित तथ्य। यह बैठक भारत की कूटनीति में बदलाव और तालिबान समर्थित अफगान सरकार के साथ बढ़ते संपर्क का संकेत है। ये 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत और तालिबान के बीच उच्चतम स्तर की बैठक थी। इससे पहले नवंबर 2024 में भारतीय राजनयिकों और तालिबान के रक्षा मंत्री के बीच पहली आधिकारिक बैठक काबुल में हुई थी। अफगानिस्तान के प्रति भारत की कूटनीतिक नीति में बदलाव क्यों आया है? अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में तनाव। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध भारत को इस क्षेत्र में पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने 5 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को अपने देश से निकाल दिया है। इससे अफगानिस्तान में मानवीय संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के ठिकानों को नष्ट करने के लिए पूर्वी अफगानिस्तान पर कई बार हमले किए हैं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद चीन अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठा रहा है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चीन के नए राजदूत की नियुक्ति, खनिज और अन्य खनन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, काबुल में शहरी विकास परियोजनाएं शुरू करना आदि। अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी गतिविधियों को रोकना। आतंकवादी समूहों ने अफगानिस्तान की धरती को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया है। तालिबान के साथ निरंतर वार्ता ये सुनिश्चित करेगी कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां नहीं चलाई जाएं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद से भारत को वहां सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा, लीटी, जैश-ए-मोहम्मद GM जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खतरा है। मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद। अफगानिस्तान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर अवस्थित है।
यह मध्य और दक्षिण एशिया के बीच स्थित है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये खैबर और बोलन दर्रे के माध्यम से भारत के लिए प्रवेश का प्रमुख मार्ग रहा है। उदाहरण के लिए, चाबहार बंदरगाह के विकास पर ईरान के साथ सहयोग करने से भारत को अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करना और पहले से किए गए निवेश को सुरक्षित करना। उदाहरण के लिए, भारत ने अफगानिस्तान में सड़क, बिजली लाइन, बांध निर्माण, अस्पताल निर्माण जैसी 500 से अधिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। भारत ने अनेक अफगान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, हजारों छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और अफगानिस्तान के नए संसद भवन का निर्माण भी किया है। भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। वर्ष 2021 के अंत में भारत ने सूखा प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में हजारों टन गेहूं की आपूर्ति की। उदाहरण के लिए, 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत ने अफगानिस्तान को सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए। क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना। भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर इस संपूर्ण क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तालिबान की आंतरिक कार्यप्रणाली और नीतियां। तालिबान हिंसा और कट्टरता में विश्वास करने वाला समूह है। इसने 1990 के दशक वाले अपने स्वरूप को बदलने का बहुत कम प्रयास किया है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपनी नीतियों के मामले में। उदाहरण के लिए, सत्ता पर दोबारा नियंत्रण के बाद तालिबान सरकार अफगान लोगों को बुनियादी आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, शैक्षिक अवसर आदि प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक समावेशी सरकार देने में विफल रही है। आतंकवाद और सुरक्षा से संबंधित चिंताएं। तालिबान को अपनी धरती पर वैश्विक और क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों को पनाह और समर्थन देने के लिए जाना जाता है। ये आतंकवादी संगठन भारत की सुरक्षा के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान (ISKP), अल-कायदा तथा पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के मौजूद होने से क्षेत्र में असुरक्षा और अशांति का प्रसार हो रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी। अफगानिस्तान वैश्विक स्तर पर अफीम का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तथा यहां से उत्पन्न होने वाले मादक पदार्थों के व्यापार ने इस क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दिया है। इसका अफगानिस्तान और भारत दोनों देशों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, 2021 में दुनिया की 80% से अधिक अफीम अफगानिस्तान में उगाई गई थी। भारत को डर है कि अफीम से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण में किया जा सकता है। चीन का बढ़ता प्रभाव। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर चीन की बढ़ती भागीदारी से इस क्षेत्र में भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की राह। एक्ट वेस्ट पॉलिसी। भारत को एक्ट वेस्ट पॉलिसी में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा इस क्षेत्र में अपनी पारंपरिक मित्रता का लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा भारत को अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी में अफगानिस्तान को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। मानवीय सहायता। इस क्षेत्र की जटिल राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को अफगानिस्तान के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में मदद और वहां शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए मानवीय सहायता बढ़ानी चाहिए। विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करना। विकास परियोजनाओं के माध्यम से निवेश बढ़ाने से अफगान अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सकेगा, आतंकवाद में कमी आएगी तथा अफगानिस्तान के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होगी। सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु अफगान नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील, खेल जैसे क्रिकेट अवसंरचना का विकास और अफगान छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कूटनीतिक भागीदारी बढ़ाना। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय फोरम पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC में। भारत की नेबरहुड पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। वीकली फोकस #108 अंग्रेजी में भारत की नेबरहुड पॉलिसी, संभावनाएं और चुनौतियां। 2.9 भारत यूरोपीय संघ संबंध, इंडिया यूरोपियन यूनियन EU रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अन्य संबंधित तथ्य। इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ
ईयू के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी के लिए 6 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित एक रोड मैप तैयार किया गया। इन्फोग्राफिक देखें। भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए 6 सूत्री रोड मैप। साझे मूल्य, बाजार एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए लोकतंत्र एवं कानून के शासन के क्षेत्र में सहयोग। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सिद्धांत के आधार पर भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए मानकों में सामंजस्य स्थापित करना और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान करना। संवर्णीय विकास, साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सीबीडीआर सिद्धांत के आधार पर निष्पक्ष व्यापार और संवहनीयता संबंधी सिद्धांतों को बढ़ावा देना। व्यापार एजेंडा, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं पर ध्यान देते हुए एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यापार फ्रेमवर्क का निर्माण करना। प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना और महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। जनसंपर्क, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर कुशल युवाओं के सहयोग से संबंधों को मजबूत करना। भारत यूरोपीय संघ ईयू संबंधों का महत्व। पारस्परिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध। 1962 में भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस तरह भारत ईईसी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। ओ 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच संबंधों को अपग्रेड कर रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया। व्यापार साझेदारी। ओ यूरोपीय संघ ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ओ भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस था। रणनीतिक सहयोग, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के हित समान हैं। ओ उदाहरण के लिए भारत ईयू द्विपक्षीय संवाद, आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा, प्रवासन और मोबिलिटी, समुद्री सुरक्षा, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार पर केंद्रित है। ओईयू की इंडो पैसिफिक रणनीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करती है। ओ भारत और ईयू दोनों विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार के पक्षधर हैं। ओ भारत ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी 2016 के तहत पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और हरित ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी। 2021 में शुरू की गई कनेक्टिविटी साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच जनसंपर्क को मजबूत करना है। ओ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जैसी परियोजनाएं भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और संपर्क को मजबूत करेंगी। भारत के लिए लाभ। निवेश। ओ यूरोपीय संघ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का एक प्रमुख स्रोत है। ओ अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच ईयू से भारत में $107.27 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। OG20 का बिजनेस 20B20 फोरम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। निर्यात को बढ़ावा। भारत से यूरोपीय संघ को सूचना प्रौद्योगिकी, IT, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। ओ उदाहरण के लिए भारत ईयू द्विपक्षीय सेवा व्यापार में 2019 और 2022 के बीच 48% की वृद्धि दर्ज की गई। सुरक्षा और रक्षा। सिक्योरिटी और डिफेंस। यूरोपीय रक्षा कंपनियां मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में योगदान दे सकती हैं। इसका एक हालिया उदाहरण भारत में एयरबस C295 विमानों का विनिर्माण शुरू होना है। प्रौद्योगिकी और इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत और यूरोपीय संघ सहयोग से भारत में तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। ओ उदाहरण के लिए 2022 में स्थापित भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक रणनीतिक समन्वय तंत्र है। यूरोपीय संघ ईयू के लिए भारत का महत्व। विशाल बाजार मिलना। भारत यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन सकता है। वहीं यूरोपीय संघ को अपने उत्पादों के लिए भारत का तेजी से बढ़ता हुआ घरेलू बाजार मिल सकता है। ओ उदाहरण के लिए 2024 में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टैपा पर हस्ताक्षर किए। EFTA में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध। भारत का युवा और कुशल कार्यबल यूरोप में कुशल कर्मियों की मांग को पूरा कर सकता है और दोनों पक्षों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। भू राजनीतिक सहयोग।
यूरोपीय संघ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका और विकास क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। सुरक्षा और स्थिरता। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है, जिससे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग SLOCs को सुरक्षा मिलेगी। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ का 35% एशियाई व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। चुनौतियां। व्यापार में विविधता की कमी, EU की प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवस्था और नियम, व्यापार के समय तकनीकी बाधाएं TBT और सैनिटरी व फाइटोसैनिटरी SPS उपाय जैसी गैर शुल्क बाधाएं द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में बाधा बनती हैं। भारत से यूरोपीय संघ के कुल वस्तु निर्यात का 90% हिस्सा केवल 20 प्रकार के उत्पादों में सिमटा हुआ है। चीन के आयात पर यूरोपीय संघ की निर्भरता। वर्ष 2010 के बाद से EU के आयात में भारत की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ताओं में देरी, डिजिटल क्षेत्र पर नियम, द्विपक्षीय निवेश संधि, विवाद निपटान प्रक्रिया और निवेशकों के निवेश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद के कारण FTA वार्ताएं लंबित हैं। वर्ष 2007 से 2013 के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते BTIA पर वार्ताएं हुईं, लेकिन 2021 तक ये वार्ताएं ठप रहीं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM भारत को चिंता है कि यूरोपीय संघ की CBAM व्यवस्था उसके निर्यात पर नए व्यापार अवरोध पैदा कर सकती है। OCBAM के तहत भारत से EU को निर्यात किए जाने वाले अधिक ऊर्जा खपत वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का 0.05% प्रभावित होगा। सहमति की कमी। भारत और EU के बीच श्रम कानूनों, मानवाधिकारों, पर्यावरण मानकों जैसे विषयों पर मतभेद हैं। इन मतभेदों की वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा अधिक निवेश नहीं किया जाता। यूरोप की सिविल सोसाइटी की मांग और गतिविधियां भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से टकरा सकती हैं, जैसे भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों पर प्रतिबंध। आगे की राह। मुक्त व्यापार समझौता FTA को संपन्न करने में तेजी लाना। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक समझौता पर 2022 में फिर से वार्ता शुरू हुई है। इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है ताकि व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकें। व्यापार प्रक्रिया में सुधार, स्पष्ट शुल्क नीतियां और नियम निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे। आयात उदारीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने से व्यापार में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए भारत में सार्वजनिक खरीद पब्लिक प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण से यूरोपीय कंपनियों को भारतीय अवसंरचना में निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। सार्वजनिक खरीद वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार और उसकी एजेंसियां निजी कंपनियों से वस्तुएं, सेवाएं आदि खरीदती हैं। हरित क्षेत्र में सहयोग, सतत विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन को व्यापार एवं नवाचार के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिल सकती है। श्रम नीति। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी श्रम संहिताओं लेबर कोड्स में सुधार किया है। भारत यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते पर बातचीत को सफल बनाने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और मजदूरों के न्यूनतम अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। व्यावसायिक सुरक्षा कार्यस्थल पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित है। 2.10 भारत इंडोनेशिया संबंध, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रमुख घटनाक्रम। भारत और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य देखभाल सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025-2028 से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तीसरे भारत इंडोनेशिया CEO फोरम में इसके सह अध्यक्षों द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। दोनों देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसमें सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। भारत इंडोनेशिया संबंधों का इतिहास। ऐतिहासिक संबंध। दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध रहे हैं, जैसे रामायण व महाभारत महाकाव्य
इंडोनेशियाई लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था के प्रसार आदि का ज्ञात है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति एवं डॉक्टर सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम, भारत और इंडोनेशिया बांडुंग सम्मेलन 1955 में नम के अग्रणी संस्थापक थे, जिसके कारण 1961 में नम का गठन हुआ। 2005 में रणनीतिक साझेदारी हुई, जो बाद में 2018 में नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गई। भारत इंडोनेशिया संबंधों का महत्व। पारस्परिक लाभ। आर्थिक संबंध। भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद EFD 2023 का उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। समुद्री सुरक्षा। महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहभागिता के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट में नौवहन की सुरक्षा SOMS। डिफेंस एवं सुरक्षा। रक्षा बलों के बीच सामरिक और ऑपरेशनल संपर्क। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती CORPAT, थल सेना अभ्यास गरुड़ शक्ति और नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति जैसे कार्यक्रम द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा दोनों देश मिलन, कोमोडो तरंग शक्ति और सुपर गरुड़ शील्ड जैसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। रक्षा स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण क्षमताओं का विकास करना। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की प्रौद्योगिकी देने पर वार्ता जारी है। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे बहुपक्षीय फोरम पर सहयोग करते हैं। साथ ही दोनों देश बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार का समर्थन भी करते हैं। क्षेत्रीय साझेदारी। इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। इसके अलावा दोनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI, प्रशांत द्वीप समूह फोरम PIF जैसे मंचों में शामिल हैं। अवसंरचना और कनेक्टिविटी। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल IMTGT के साथ भारत की विकास साझेदारी बढ़ रही है। सांस्कृतिक और विरासत के क्षेत्र में सहयोग। उदाहरण के लिए 2025-2028 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम की घोषणा की गई है। वहीं ओडिशा भारत और बाली इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने वाला वार्षिक महोत्सव बाली यात्रा इसका प्रतीक है। समान हितों के अन्य क्षेत्र। दोनों देश सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, साइबर सुरक्षा आदि में सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लिए महत्व। व्यापार। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2005-06 के $4.3 बिलियन से बढ़कर 2023-24 में $29.40 बिलियन हो गया। भू रणनीतिक महत्व। भारत क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल के अंतर्गत इंडोनेशिया के आचे में सबांग बंदरगाह के विकास में सहायता प्रदान कर रहा है। ये सहयोग समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक लाभ प्रदान करके चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। सबांग बंदरगाह से भारत को मलक्का जलडमरू मध्य तक आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। वहां से अंडमान एवं निकोबार तक भी कनेक्टिविटी स्थापित करने का प्रस्ताव है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS पर समझौता ज्ञापन 2024 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के जरिए वित्तीय एकीकरण करना है। स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स। डिजिटल हेल्थ पहलों में दोनों देशों की सर्वोत्तम पद्धतियों बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में वृद्धि होगी। इंडोनेशिया के लिए महत्व। भारत जैसे विशाल बाजार का लाभ मिलना। भारत इंडोनेशिया के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है। भारत इंडोनेशिया के कोयला और कच्चे पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। निवेश। भारतीय कंपनियों ने इंडोनेशिया में अवसंरचना विकास, बिजली, वस्त्र, इस्पात, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश किया है। उदाहरण के लिए भारत की GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड इंडोनेशिया के मैदान में कुआलानामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास और संचालन करेगी। जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटना। भारत ने भूकंप, सुनामी जैसी त्रासदियों के समय मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR के तहत इंडोनेशिया को सहायता प्रदान की है।
इंडोनेशिया भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई में शामिल हो गया है। खाद्य सुरक्षा। भारत ने अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से इंडोनेशिया की नई फूड फीड मिल स्कीम के क्रियान्वयन में सहयोग कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग। सैटेलाइट और उपग्रहों के लिए फिजिकल ट्रैकिंग, टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड टीटीसी सुविधाओं पर इसरो और इंडोनेशियाई अंतरिक्ष एजेंसी ब्रिन के बीच 2024 में सहयोग समझौता हुआ। शिक्षा और कौशल विकास। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी कार्यक्रम के तहत इंडोनेशियाई पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आसियान भारत विश्वविद्यालय नेटवर्क एएनयू के तहत सहयोग किया जा रहा है। चुनौतियां। व्यापार क्षमता का पूरा उपयोग नहीं। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हालांकि वर्तमान में इस क्षमता का केवल 33% व्यापार किया जा रहा है। उच्च टैरिफ नॉन टैरिफ बाधाएं तथा एफटीए भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता का कम उपयोग द्विपक्षीय व्यापार के समक्ष प्रमुख बाधाएं हैं। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 29.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है। चीन का बढ़ता प्रभाव। इंडोनेशिया के विकास में चीन की प्रमुख भूमिका है। इंडोनेशिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत चीन से भारी निवेश स्वीकार किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। सामरिक परियोजनाओं की धीमी प्रगति। इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद, सबांग बंदरगाह का विकास जैसी सामरिक परियोजनाओं में कई आर्थिक और भू राजनीतिक वजहों से प्रगति धीमी रही है। कनेक्टिविटी का अभाव। सीमित डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी, वीजा संबंधी समस्याएं दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क में बाधा बनी हुई हैं। आगे की राह। सहयोग के क्षेत्रों की पहचान। भारत और इंडोनेशिया को आसियान प्लस नीति बनाकर चीन के प्रभाव से आगे बढ़ते हुए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए हिंद प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोण एओआईपी को भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल आईपीओआई के अनुरूप रखकर इंडोनेशिया ने आईपीओआई के तहत समुद्री संसाधन पिलर का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। व्यापार के क्षेत्र में सुधार। दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ाने के लिए एफटीए को व्यावहारिक बनाना, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीपा पर शीघ्र आम सहमति बनाना जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग का लाभ उठाना। दोनों देशों को आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएस, ब्रिक्स, आईपीओआई जैसे फोरम पर अधिक सक्रियता से सहयोग करना चाहिए। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लक्ष्य को साकार करने के लिए इंडोनेशिया को बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वैश्विक साझेदारी में सहयोग। दोनों देशों को साझा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक साझेदारी के महत्वपूर्ण विषयों पर मिलकर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया भारत को प्रशांत द्वीप देशों से जोड़ने वाले सेतु का कार्य करता है। मिनीलैटरल का विकास करना। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय साझेदारी की तरह मिनीलैटरल को सहयोग हेतु केंद्रित क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और रोजगार तथा पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। 2.
मिनीलैटरल का विकास करना। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय साझेदारी की तरह मिनीलैटरल को सहयोग हेतु केंद्रित क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और रोजगार तथा पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। 2.11 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 2.11 भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष, 60 Years ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल रिलेशंस। भारत और सिंगापुर के राष्ट्रपतियों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से लोगों का अनावरण किया। भारत सिंगापुर संबंध। राजनयिक संबंध। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। भारत और सिंगापुर ने 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2015 में दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए 2024 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। व्यापार। 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर के साथ व्यापार की हिस्सेदारी 3.2% है। यह आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत निवल आयातक है। द्विपक्षीय सहयोग। दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन G20 राष्ट्रमंडल, आयोरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जैसे मंचों के सदस्य हैं। रक्षा सहयोग। भारत और सिंगापुर सैन्य अभ्यासों की मेजबानी करते हैं, जैसे अग्नि वॉरियर सेना व सिम्बेक्स नौसेना। भारतीय प्रवासी। सिंगापुर की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 9% है। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दो दशमलव एक ब्रिक्स। नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में एक साझेदार देश, पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। यह ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश है। अन्य 8 देश बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान हैं। ब्रिक्स के बारे में कुल सदस्य 11। ये एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। अन्य पूर्ण सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। सहयोग के 3 स्तंभ। राजनीतिक एवं सुरक्षा से संबंधित विषय, आर्थिक एवं वित्तीय मामले, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच जुड़ाव। यह वैश्विक आबादी के लगभग 40% तथा वैश्विक GDP के लगभग 37.3% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने चौथे 2012, 8वें 2016 और 13वें 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नोट। ब्रिक्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.5 देखें। 2.1.1.3 अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता, बर्थराइट सिटीजनशिप इन US। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश द्वारा माता पिता की आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में परिभाषा। जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 के तहत एक प्रावधान है। यह प्रावधान अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वतः नागरिकता प्रदान करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वॉन्केम आर्क 1898 निर्णय में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर नागरिक माता पिता के बच्चों के लिए भी इसे बरकरार रखा गया। अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की समाप्ति के भारत पर प्रभाव। H-1B वीजा धारकों पर प्रभाव। H-1B वीजा पर भारत से अमेरिका काम करने गए लोगों, पेशेवरों के जन्मे बच्चे या ग्रीन कार्ड मिलने की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे अब स्वतः नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे। ज्ञातव्य है कि ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। H-1B वीजा ये एक अस्थायी वीजा है जो नियोक्ताओं को विदेशी पेशेवरों को स्नातक डिग्री वाली नौकरियों के लिए भर्ती करने की अनुमति देता है। अस्थायी वीजा धारक भारतीय छात्रों और अस्थायी वीजा पर रहने वाले परिवारों को अमेरिका में जन्मे अपने बच्चों के लिए
अमेरिका की नागरिकता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय छात्र अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूहों में से एक हैं। आव्रजन पर प्रभाव। यह कदम भारतीय पेशेवरों, छात्रों आदि को अमेरिका में बसने से हतोत्साहित करेगा और उन्हें कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे आव्रजन हितैषी देशों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बर्थ टूरिज्म पर अंकुश। इससे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने संबंधी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। इस तरह से अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए अमेरिका की नागरिकता का दावा किया जा सकता था। भारतीय नागरिकता कानूनों का विकास क्रम। धारा 3 जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों पर लागू है। 1955 का नागरिकता अधिनियम। 1986 का संशोधन प्रवासी समस्या के चलते नागरिकता केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित की गई जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हों। 2003 का संशोधन अवैध प्रवासियों को बाहर रखा गया। यदि माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी है तो उनका बच्चा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं होगा। मुख्य कानूनी प्रगति। बिना किसी प्रतिबंध से सशर्त जन्मसिद्ध नागरिकता। 2.1-1.4 ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोपावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। चीन ने तिब्बत के मेदोग क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता चीन के श्री गॉर्जेस बांध से 3 गुना अधिक होगी। श्री गॉर्जेस बांध वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। यह मध्य चीन में स्थित है। परियोजना के बारे में। अवस्थित। इस बांध का निर्माण यारलुंग सांगपो या जांगबो नदी के निचले अपवाह में हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक विशाल घाटी में किया जाना है। इस स्थान पर यह नदी यूटर्न लेते हुए आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बती भाषा में यारलुंग सांगपो या जांगबो कहा जाता है। परियोजना का घोषित उद्देश्य। चीन के अनुसार इस परियोजना के उद्देश्य चीन के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और तिब्बत में रोजगार के अवसर पैदा करना है। बांध निर्माण से जुड़ी चिंताएं। इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियां। तिब्बती पठार पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। गौरतलब है कि तिब्बती पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव। इस बांध के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस नदी का आगे का जल प्रवाह भी प्रभावित होगा और इसके मार्ग में बदलाव हो सकते हैं। इससे कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। भू राजनीतिक जोखिम। भारत और बांग्लादेश को डर है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के जल का अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए उपयोग कर सकता है। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान वह अतिरिक्त जल छोड़ सकता है। इससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। नदी जल से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय। ज्ञातव्य है कि चीन और भारत ने दोनों देशों में बहने वाली यानी सीमा पार नदियों के अपवाह से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए 2006 में विशेष स्तरीय तंत्र ELM की स्थापना की थी। इस व्यवस्था के तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल यानी जल के प्रवाह से संबंधित डेटा प्रदान करता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत बांध बना रहा है। दो 1.5 पांगसौ दर्रा पांगसौ पास। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव संपन्न हुआ। पांगसौ दर्रे के बारे में। स्थान। ये भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ी पर 3727 फीट 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाम की उत्पत्ति। इसका नाम म्यांमार के निकटवर्ती गांव पांगसौ के नाम पर रखा गया है। ऐतिहासिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में शान जनजाति अहोम द्वारा असम पर किए गए आक्रमण का मार्ग यही था। कनेक्टिविटी। ऐतिहासिक स्टिलवेल सड़क, लेडो सड़क, पांगसौ और पांगसौ दर्रे से होकर म्यांमार में प्रवेश करती है। 2.1-1.6 फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। इजरायल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तों में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायल की वापसी का भी प्रावधान है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में। इस कॉरिडोर को मूल रूप से 1979 की इजरायल मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था। ये गाजा मिस्र सीमा के साथ भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी है।
यह कॉरिडोर दक्षिणी गाज़ा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह भूमध्य सागर से शुरू होकर इज़राइल सीमा के साथ कैरम शालोम तक जाता है। 2005 में गाज़ा से इज़राइली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद इसे विसैन्यीकृत सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। 2.1.1.7 मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैक्सिको की खाड़ी के बारे में सीमाएं। इस खाड़ी की सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम और दक्षिण में मैक्सिको तथा दक्षिण पूर्व में क्यूबा से लगती हैं। ये खाड़ी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से, अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल के माध्यम से कैरिबियन सागर से जुड़ी है। इसमें गिरने वाली नदियां मिसिसिपी, रियो ग्रांडे आदि। नियंत्रण और स्वामित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा का इस पर साझा नियंत्रण व स्वामित्व है। महत्व। विशाल मत्स्य संसाधन, तेल और प्राकृतिक गैस भंडार, समुद्री जैव विविधता आदि। सुभेद्यता। मैक्सिको की खाड़ी का जल तापमान उच्च होता है, जो हरिकेन और भंवर के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक दशाएं भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। 2.1.1.8 पनामा नहर, पनामा कनाल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी। पनामा नहर के बारे में यह 82 किलोमीटर 51 मील लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से तथा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। नहर में जहाज़ों का परिवहन गैटून झील के माध्यम से होता है। महत्व। ये विश्व के 2 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा महत्वपूर्ण रणनीतिक कृत्रिम जलमार्ग स्वेज नहर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाज़ों की यात्रा को 8000 मील, लगभग 22 दिन तक कम कर देता है।